गो स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी मुस्कान ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मुस्कान है। मैं मुंबई में रहती हूँ और ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे नाना जी के साथ करीब 25 साल पहले घटी थी। मेरे नाना जी रेलवे के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में रहते हैं। शुरुआत से ही रेलवे में रातों को काम करने की वजह से उन्हें भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन करीब 25 साल पहले जब मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद डर क्या होता है शायद ये उन्हें समझ आ गया। नाना जी अपने गांव के एक जाने माने आदमी हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी को कभी हॉस्पिटल ले जाना हो या किसी को कोई भी सरकारी या ज़मीनी काम हो तो नाना जी उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक रात ऐसा हुआ कि गांव के ही एक घर में एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई। उनके घर वालों ने रात में ही शरीर को नदी के पास ले जाकर जलाने का या अंतिम संस्कार करने का सोच लिया। गांव के ही एक इंसान के पास ट्रैक्टर था। उसी ट्रैक्टर की ट्रॉली में शरीर को रखा गया और गांव के कुछ और लोग और वो बुजुर्ग के परिवार वाले भी उसी ट्रॉली में बैठ गए। मेरे नाना जी ट्रॉली में नहीं बल्कि ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसी की सीट के बाजू में जो जगह होती है वहाँ बैठ गए, जो ऊंचा थोड़ा बना हुआ रहता है उसी पर बैठे हुए थे। उनके सामने यानी कि दूसरी तरफ गांव के एक और आदमी भी बैठे हुए थे। गांव के सबसे पास की जो नदी है उसी के किनारे जाकर सब काम करने का तय हुआ था। वह नदी सबसे पास थी, फिर भी गांव से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर थी। रात के करीब 2 बज गए थे। नदी के पास शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और सारे गांव वाले अब वापस गांव की ओर लौट रहे थे। मेरे नाना जी फिर से उसी जगह पे बैठे हुए थे, ड्राइवर के बगल में। वो सड़क पतली सी थी और उसके दोनों तरफ सिर्फ खेत ही थे और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। दोनों तरफ खेत के बाद बस घना जंगल था। उस काली रात में जब ट्रैक्टर चल रहा था तब उसकी रोशनी में कुछ दूरी पर ड्राइवर को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो औरत का कद कुछ ज़्यादा नहीं था और उसने प्लेन सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो सड़क के बाएं तरफ से खेत की ओर अपना मुंह करके खड़ी हुई थी। उसने सर पे अपनी साड़ी का पल्लू रखा हुआ था और एक बहुत पतली सी लकड़ी का टुकड़ा समझिए या फिर लकड़ी ही कह लीजिए, उसने वो अपने हाथ में पकड़ कर रखी हुई थी। उसका शरीर झुका हुआ था जिससे मालूम पड़ता था कि वो काफ़ी बूढ़ी है। ये देखकर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को कुछ दूरी पर ही रोक दिया था। जब मेरे नाना जी और सामने वाला आदमी ने पूछा कि भैया ट्रैक्टर क्यों रोक दिए हो, तो ड्राइवर ने उन्हें सामने देखने को कहा। मेरे नाना जी ने उस औरत को देखा और सोच में पड़ गए। ट्रॉली के लोगों को भी ये बात पता चली। सब कहने लगी कि ये कोई बुरी आत्मा या चुड़ैल हो सकती है। ट्रॉली में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब के सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब वो ड्राइवर ने मेरे नाना जी और उस दूसरे आदमी से कहा, बाबा आप उतर के पीछे ट्रॉली में चले जाइए, मैं ट्रैक्टर को बहुत तेज़ी से चला कर ले जाऊंगा। और सबको कह दिया कि इस औरत की तरफ कोई भी ना देखे। जब हम उसके पास से गुजरेंगे तब खास तौर पर सभी लोग अपनी आंखें बंद ही रखना। मेरे नाना जी और वो दूसरे आदमी ने उनकी बात मान ली और उसी समय
सड़क पे उतर के जल्दी से पीछे जाकर ट्रॉली में बैठ गए। ड्राइवर को कहा गया कि अब वो चले और ड्राइवर ने ट्रैक्टर चालू किया और बड़ी तेज़ी से ट्रैक्टर को चलाने लगा। कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर उस औरत के करीब आ चुका था। उस औरत में कोई भी हरकत नहीं थी और वो अब भी खेत की ही तरफ एक मूर्ति जैसी बनकर खड़ी हुई थी। जब ट्रैक्टर उसके एकदम पास आ गई तब मेरे नाना जी और कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा देखा। उन्होंने देखा कि वो औरत का चेहरा कुछ झुलसा हुआ था और उसके 2 लंबे लंबे दांत दिखाई दे रहे थे जो कि सफ़ेद रंग के बिल्कुल चमक रहे थे। उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और उसकी आंखें ज़रा भी नहीं हिल रही थी और बस एक जगह देख रही थी। जब ट्रैक्टर उस जगह से कुछ दूरी पर आ गया तब ड्राइवर ने स्पीड कम कर दी और फिर कुछ ही देर के बाद सभी लोग सही सलामत गांव में अपने अपने घर पहुंच चुके थे। रात के 3 भी बज चुके थे। नाना जी घर आए। घर पे कोई सोया नहीं था। उन्होंने ये घटना मेरी नानी, मम्मी और घर के बाकी लोगों को भी उसी समय बताया। हालांकि मेरे नाना जी आज भी किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर वो औरत कौन थी और अकेले इतनी घनी अंधेरी रात में वहाँ पर एक पुतले की तरह खड़े होकर क्या कर रही थी। शायद इसी वजह से आज भी वो भले विश्वास ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि डरते ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, ये थी मुस्कान जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी प्रदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मैंने मेरी ही बिल्डिंग के एक वॉचमैन से सुना था। चलिए घटना पर आता हूँ। एक शाम में मैं नीचे अपनी बिल्डिंग में बैठा हुआ था। जो मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन था वो काफ़ी बूढ़ा था। शायद 50 से 55 साल की उम्र उसकी रही होगी। मैं उससे ऐसे ही बातचीत कर रहा था और बात करते करते हम आग का सेका ले रहे थे। आग के सामने बैठे हुए थे। ठंडियों का मौसम चल रहा था। तभी ही मैंने उससे पूछा कि आपको पता है भूत प्रेत होते हैं और इस चीज़ पर आप विश्वास करते हो? वैसे भी आप गांव से आए हो तो गांव में ये सब कुछ ज़्यादा ही देखने को और सुनने को मिलता होगा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा कि गांव का तो पता नहीं, लेकिन कई साल पहले, शायद 10 या 12 साल पहले, हमारे ही गांव से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री बन रही थी और कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो मुझे वहाँ पर वॉचमैन की नौकरी मिल चुकी थी। काफ़ी कम पगार थी, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा था। वैसे तो नाइट में 2 वॉचमैन होते हैं, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ मुझे अकेले को ही रखा था। शायद दूसरा मिल नहीं रहा था, या हो सकता है कि इतनी कम पगार पे वहाँ पर मेरी ही तरह कोई दूसरा काम करने को तैयार नहीं था। जब मैं वहाँ पर काम करने लगा तो शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर एक शाम की बात है कि जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अचानक से उसकी एक दीवार जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जैसा वो दीवार कमज़ोर थी शायद इसलिए गिर गई होगी, बल्कि दीवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। वो दीवार अपने आप ही गिर गई। मुझे देखकर कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन सुबह में जब लोग आए तो उसने, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर काम कर रहा था, उसका मैनेजर जो था, वो आकर मुझसे पूछने लगा कि ये दीवार यहाँ से कैसे गिर गई। मैं उससे क्या कहता। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम दीवार कैसे गिरी, बस मैं तो कल रात में बैठा हुआ था और अपने आप ही ये दीवार एक ज़ोर की आवाज़ के साथ गिर गई। वो मुझे गुस्से से देखने लगा, कहने लगा, अरे क्या पागल हो तुम? दीवार अपने आप गिर जाएगी, इतनी मजबूत दीवार। मैंने कहा, मेरी बात का विश्वास कीजिए, दीवार अपने आप गिरी है, वरना मैं अकेला इस दीवार को भला कैसे गिरा पाऊंगा। वो मुझसे कहने लगा कि तू सो रहा होगा, किसी दूसरे ने आके इस दीवार को गिरा दिया होगा। मैंने उससे दोबारा समझाया कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं बैठा ही था और अचानक से दीवार गिरी। उसने मुझे उसके बाद और भी ज़्यादा डांट लगाई
कहने लगा कि रात में पीना बंद करो। वो जो वॉचमैन था मुझे देखकर हंसकर कहने लगा कि मैं तो पीता ही नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। फिर कुछ दिन बीते, शायद 7 से 8 दिन बीते होंगे कि उस रात एक अजीब सी घटना घटी। वो घटना ये थी कि जब मैं रात में वहाँ पर खाट पर बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा कि कुछ 4-5 कुत्ते मिलकर उस फैक्ट्री के सामने आए और फैक्ट्री की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। मुझे वो कुत्तों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें भगाने की 2 से 3 बार कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा दूर जाते और फिर से भौंकने लगते। एक बार को ऐसा भी लगा कि ये कुत्ते क्या पता पागल हो गए हैं, ये फैक्ट्री की ओर देखकर इतना क्यों भौंक रहे हैं। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भी उनकी ओर फेंका, लेकिन वो भागे नहीं। वो पीछे जाते, भौंकते, और जब मैं अपनी खाट पर आकर बैठा हूँ तब और ज़्यादा करीब आकर वो भौंकने लगते। अभी कुछ 10-15 मिनट ही हुआ था ये सब होते हुए कि अचानक से मैंने भी फैक्ट्री की ओर नज़र डाली, और तभी मैंने देखा कि फैक्ट्री के पहले माले के ऊपर कोई चल रहा है, जो कि काफ़ी धीमे धीमे चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर इंसान का नहीं बल्कि किसी हवा से बना हुआ था। एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ऐसा लहरा रहा था जैसा कि हवा में कपड़े लहराते हैं। मैं ये देखकर दंग रह गया कि ये क्या है। उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ा था, या फिर यूँ कहिए कि लकड़ी की डंडी होगी, जो दूर से बराबर दिखाई नहीं दे रही थी। मैं नीचे से ही जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ ऊपर? क्या कर रहे हो भाई, नीचे उतरो। लेकिन इस पर उसका कोई जवाब नहीं था। अब वो जो कुत्ते थे वो ठीक मेरे पीछे आकर और जोर जोर से उसे देखकर भौंकने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद में मैंने देखा कि वो एक बड़ी सी दीवार की ओर इशारा किया, जो कि उसी फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल बन रही थी। जैसे ही उसने इशारा किया वो दीवार अपने आप गिर गई, और ऐसा नहीं कि दीवार का सिर्फ एक टुकड़ा गिरा हो, बल्कि काफ़ी लंबी वो जो बाउंड्री थी वो पूरी के पूरी गिर चुकी थी। मैं ये देखकर परेशान हो गया और डर के मारे कांपने लगा। फिर वो एकदम से ही एक हवा की झोंके की तरह लहराता हुआ नीचे उतर आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे अपनी शर्ट के कॉलर से पकड़ा और एक ही हाथ से उठा लिया, और फिर मुझे गौर से देखने लगा। लगभग 1 मिनट तक देखने के बाद उसने मुझे जोर से दूर फेंक दिया। फिर पता नहीं वो कहीं गायब हो गया। अगले दिन जब सारे मजदूर और वो कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर वहां पर पहुंचे, तो बाउंड्री वॉल को गिरा हुआ देखकर वो पहले से ही मुझे चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने नहीं किया और पिछली रात की घटी घटना उन लोगों को बताई, लेकिन वो लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उल्टा मुझे ही और ज़्यादा डांटने और चिल्लाने लगे। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, इसीलिए मैंने उस दिन उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है इसमें मेरी गलती है तो मुझे काम से निकाल दो। मैं काम छोड़कर अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, मुझे क्योंकि इससे बहुत डर लगता है। तभी उस मैनेजर ने मुझसे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है काम छोड़कर जाने की। हो सकता है कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मुझे डांट कर मुझे पैसा दिया और फिर कहने लगे कि देखो काम अच्छे से करो, मुझे पता है कि तुम ये सब जो भी बोल रहे हो ये सब झूठ बातें हैं। मैंने फिर से उन्हें समझाया कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो इस बार मुझे अच्छे से दोबारा समझाने लगे कि काम को अच्छे से करो, ध्यान दो कौन आता है कौन क्या करता है। वैसे ही तुमको पता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनके दुश्मन बहुत होते हैं। जिनकी ये फैक्ट्री है वो बहुत बड़े आदमी है और काफ़ी ज़्यादा नामचीन है। हो सकता है लोग अपनी दुश्मनी उनकी इस फैक्ट्री को तोड़ कर निकाल रहे होंगे। मैं उसे कितना भी बार समझाता, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था और वो वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिन बीते कि मैंने दोबारा उसी साये को अब ठीक मेरे सामने खड़ा पाया। हुआ ऐसा कि मैं रात में सो रहा था, यानी कि लेटा हुआ था। अचानक से मेरी खाट जोर से हिली। एक जगह से दूसरी जगह
एकदम तेज़ी से ऐसा लगा कि किसी ने खींचा, और वो जो खाट किसी ने खींचा था वो लगभग 10 से 12 फीट दूर जाकर मेरी खाट रुकी। मैं एकदम से एक झटके से उठा और उठकर बैठा था कि वही मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैं उससे कुछ बोलता कि उसने ज़ोर से मुझे पहले ही उठाकर फेंक दिया। मैं ज़मीन पर जाकर गिरा और मेरे दाहिने हाथ पर एक बड़ा सा पत्थर लगा, जिसके बाद मेरा दाहिने हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं दर्द से चिल्ला रहा था और मैंने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वो मेरी ओर देखा और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ निकाल कर कहने लगा, ये साइट को रोक दे। मैंने कहा कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं तो भला यहाँ पर एक वॉचमैन हूँ। उसने मेरी बात को नहीं सुनी और फिर से उसने मुझे उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं वहीं पर पड़े पड़े कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला। जब अगले दिन सुबह में सब लोग पहुँचे और मुझे वैसा बेहोश देखा तो मैंने वो मैनेजर को कहा कि आप मेरी बात का विश्वास करिए, मेरी जान को खतरा है, मुझे या तो नौकरी से छोड़ दीजिए या तो अपने मालिक को जाकर सब बताओ। फिर वो मैनेजर मुझे अपने मालिक के पास लेकर चला गया। मैंने जाकर उसे सारी बात बताया। वो आदमी हमें देखकर कहने लगा कि मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद उसने मैनेजर से कहा कि ठीक है, इस साइट को रोक दो और अभी काम मत करो, जब मैं कहूँगा उसके बाद से काम शुरू करना। उसने मुझे अपने पगार के पैसे दे दिए। कहने लगा तुम भी यहाँ से जा सकते हो। फिर मैं वहाँ से निकल कर चला गया। हो सकता है कि उस मालिक ने किसी को बेरहमी से मार दिया हो या किसी की ज़मीन ज़ोर ज़बरदस्ती से ले ली हो और फिर वो एक आत्मा का रूप धारण करके अपनी चीज़ों को बचाना चाहता हो। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राज है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने गांव में अपने दादाजी के साथ हमारे एक दूर के रिश्तेदार के वहां जा रहा था। जब हम जा रहे थे, समय कुछ शाम का था, सूरज डूबने वाला था, शायद लगभग 6 बज रहे होंगे। हम वहां पर पहुंचे। उसके बाद कुछ देर दादाजी वहां पर बैठकर बातचीत की। मैं उस रिश्तेदार के वहां पर जो मेरी उम्र के बच्चे थे उनके साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद दादाजी ने मुझसे कहा कि चलो हम घर चलते हैं। मैं दादाजी से जिद करने लगा कि अभी तो आए हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर साथ में निकल जाएंगे। मेरी जिद को दादाजी मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ समय के बाद दादाजी दोबारा आकर मुझसे कहने लगे कि चलो बेटा, अभी बहुत समय हो चुका है। इसीलिए मुझे दादाजी को मना करने अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, निकलते हैं। मैं और दादाजी हम दोनों ही वहाँ से निकले। मैं पीछे साइकिल पर बैठा हुआ था। हमें लेट हो चुका था, वो भी मेरी ही वजह से, क्योंकि मैं खेल रहा था। तो दादाजी ने रास्ते में आते समय जो जंगल वाला रास्ता था वो ले लिया। शायद वहाँ से हम जल्दी घर पर पहुँचने वाले थे, इसी वजह से दादाजी आगे चल रहे थे। रास्ता अभी कच्चा शुरू हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा पथरीला रास्ता था, यानी कि कच्चे रास्ते पर बहुत सारे पत्थर भी वहाँ पर रास्ते पर गड़े हुए थे। तो दादाजी साइकिल से उतर गए। मैं भी उतरना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। कहने लगे कि तू साइकिल पर ही बैठ, कुछ नहीं होगा, मैं साइकिल को लेकर चलता हूँ। दादाजी साइकिल लेकर चल रहे थे और मैं पीछे आराम से बैठा हुआ था। मेरे हाथ में शायद उस समय चॉकलेट भी थी, तो मैं चॉकलेट खा रहा था और दादाजी आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय के बाद, आगे बढ़ने के बाद, दादाजी ने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल काले रंग का दिख रहा था। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उसका शरीर का कलर काला था। ये भी बताना मुश्किल हो रहा था कि उसने कपड़े पहने थे या नहीं, क्योंकि उसका चेहरा भी काला था, शरीर भी काला ही दिख रहा था। हो सकता है कपड़े पहना होगा, लेकिन कपड़े मैले हो चुके होंगे, जिस वजह से पूरा के पूरा शरीर काला दिख रहा था।
दादाजी उसे देखकर एकदम से रुक गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे दादाजी की भी हाइट कुछ 6 फीट के आसपास की होगी, लेकिन वो दादाजी से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा और चौड़ा नज़र आ रहा था। दादाजी धीरे धीरे अपनी साइकिल आगे बढ़ा ही रहे थे। मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी वो कौन है सामने। दादाजी ने कहा कि कुछ नहीं, तू उस पर ध्यान मत दे। उसके बाद उन्होंने जो वो गले में अपने एक कपड़ा रखते थे वो कपड़ा लिया, साइकिल को स्टैंड पर लगाई और फिर मेरी आंखों पर बांध दिया। कहने लगे कि कुछ भी हो जाए ये कपड़ा मत हटाना, कुछ समय के बाद मैं तेरा ये कपड़ा खोल दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैं पीछे बैठा ही था और आगे हम बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक से चलती हुई साइकिल गिरी और मुझे भी चोट आई, मैं भी गिर गया। मैं अब भी वैसे ही गिरने के बाद भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था और धीरे धीरे बिना आंखें खोले, यानी कि हाथों से ही साइकिल को हटाकर मैं वहीं पर बैठा रहा और बस दादाजी दादाजी कहकर चिल्ला रहा था कि कहीं मेरे दादाजी आसपास ही होंगे, लेकिन दादाजी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन जब दादाजी की आवाज़ कहीं से आई ही नहीं और आसपास उनके होने का मुझे एहसास भी नहीं हुआ, तब मैंने धीरे से वो आँख पर से पट्टी हटाई और जब पट्टी हटाई तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैं तुरंत भागकर उनके पास गया। जब मैं जाकर देखा तो पाया कि उनके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी और कई कई जगह से काफ़ी ज़्यादा खून जा रहा था। मैं दादाजी को वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं 10 साल का और दादाजी की हाइट भी काफ़ी लंबी थी, वो मेरे से हिल भी नहीं पा रहे थे। मैं दादाजी को देखकर रोने लगा। दादाजी, आपको क्या हो गया? अभी हम घर कैसे जाएंगे? मैं उनसे अपने ही जैसे बच्चे सवाल करते वैसा ही अपने सवाल कर रहा था। तभी दादाजी मुझसे कहने लगे कि साइकिल पर जो पानी की बोतल टंगी है जाकर उसे ले आ। मैं भागकर साइकिल के पास आया, वो पानी की बोतल ले जाकर दादाजी को दिया। दादाजी ने वो पानी पिया और कुछ पानी अपने शरीर पर छिड़का। फिर उसके बाद दादाजी धीरे धीरे बहुत हिम्मत जुटाकर वहाँ से खड़े हुए। मैं दादाजी से कहने लगा कि आपको क्या हुआ, आपको किसने मारा दादाजी? वो कहने लगे, अभी बेटा कुछ भी बात मत कर, तेरे दादा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, हम घर जाकर बात करेंगे। दादाजी ने मुझे समझाया। मुझे फिर से उन्होंने साइकिल पर बैठने के लिए कहा, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि दादाजी मैं साइकिल पर नहीं बैठूंगा, वरना आपको वज़न लगेगा, मैं भी आपके साथ पैदल चलता हूँ, आप चलिए। कुछ ही समय के बाद वो जो रास्ता था पथरीला, वो ख़त्म हुआ। फिर मैं और दादाजी साइकिल पर दोनों ही बैठे। दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रही थी, उनके शरीर से काफ़ी खून जा रहा था और माथे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। हम दोनों ही साइकिल पर बैठकर घर के पास पहुंचने ही वाले थे। यूँ समझो कि गांव का वो एंट्रेंस था कि फिर से दादाजी को वही आदमी दूरी पर दिखाई दिया। इस बार मैंने भी उसे देखा। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे तो यूं ही लग रहा था कि इसी ने मेरे दादाजी की ये हालत किया है। मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी आप रुकिए, मैं जाकर अभी उसे समझाता हूँ। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि आगे मत जाना। अभी हम वहाँ पर खड़े ही थे, दादाजी फिर से कपड़ा निकालकर मेरी आंखों पर बांध ही रहे थे कि पीछे से हमने देखा कि एक टांगे वाला आदमी कुछ 3 या 4 सवारियों को लेकर आ रहा था। अब वो सवारी थी या फिर उसी गांव के रहने वाले लोग होंगे, ये पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो दादाजी के नज़दीक आए और उन लोगों ने दादाजी की इस हालत को देखा, तब वो लोग वहीं रुक गए और टांगे में साइकिल उठाकर डाली, मुझे बिठाया और दादाजी को भी सहारा देकर उस टांगे में बिठा दिया। फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, इतनी ही देर में वो लंबा सा आदमी पता नहीं कहीं गायब हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। हमें उन लोगों ने घर तक के छोड़ दिया। उसके बाद हम दोनों ही घर के अंदर चले गए। फिर मेरी दादी माँ ने दादाजी की मरहम पट्टी की और कुछ 2 या 4 दिन के बाद दादाजी अब धीरे धीरे ठीक होने लगे। ये बात तब तक दादाजी ने किसी को नहीं बताई थी,
हाँ, लेकिन मैं तो घर पे बोल रहा था कि हमें एक आदमी दिखा था और ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन शायद मैं बच्चा था, इसीलिए घर के कोई भी लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब दादाजी और कुछ दिन के बाद ठीक हुए तो उन्होंने घर पर बताया कि मैंने राक्षस का सामना किया था। घर वाले लोग सुनकर हैरान हो गए। दादाजी ने बताया कि वो राक्षस इतना ज़्यादा डरावना और इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उससे लड़ने में मेरी ये हालत हो गई। दादी माँ चिल्लाने लगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे लड़ने की। दादाजी कहने लगे कि अगर मैं उससे नहीं लड़ता तो वो ज़रूर राज को नुकसान पहुंचाता, इसीलिए इसकी जान बचाने के लिए मैं खुद आगे चला गया। दोस्तों, उस दिन एक बात ये भी समझ में आई कि सच में दादा और दादी का प्यार अनमोल होता है। मैंने जब ये सारी बातें सुनी, मैं भगवान का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे दादा दादी दिए। फिर दादाजी ने एक और चीज़ ये बताया कि जब गांव के एंट्रेंस पे हम पहुंचे थे तब भी वो राक्षस सामने आकर खड़ा था, लेकिन शायद किस्मत हमारे साथ में थी, इसीलिए हमें वो टांगे वाले मिल गए और उन्हीं के साथ हम सब बैठ कर आ गए। और हो सकता है कि वो टांगे वालों के साथ इतने सारे लोग थे, शायद इसीलिए वो दानव हमें कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी राज्य की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रामू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रामू है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरी पिछली वाली जो घटना थी उससे कुछ संबंधित है। हुआ कुछ ऐसा था, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जॉब पर अपने रोज़ाना नाइट शिफ्ट के लिए 8 बजे ही निकल जाया करता था। ये सारी बातें मैंने पिछली भेजी गई कहानी में बता कर रखी है। उस रात हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं रात में 8 बजे के आसपास अपने काम के लिए निकला, तब रास्ते में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मेरे पास आकर एकदम से रुक गया। कहने लगा कि कौन सी साइड जा रहे हो। मैंने उसे बताया कि मैं ये साइड जा रहा हूँ। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा लेकिन आपके पास बाइक कहाँ है। वो कहने लगा बाइक है, आगे खड़ी हुई है। मैंने कहा फिर आप यहाँ पीछे अकेले क्या कर रहे हो। वो बस मेरी ओर देखा और कहने लगा तुम्हें बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि मुझे बचाने मतलब। वो कहने लगा कि चलो मैं बाइक पर सारी बात बताऊंगा। मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गया और फिर हम दोनों ही आगे निकल गए। मेरी ऑफिस वहाँ से कुछ दूरी पर थी। उसने अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे ऑफिस के पास छोड़ दिया। कहने लगा कि तुम रोज़ाना कैसे जाते हो। मैंने कहा कि मेरे घर से मैं मेन रोड तक पैदल आता हूँ और उसके बाद मेन रोड से शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग टैक्सी पकड़कर मैं काम तक आ जाता हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए। मैंने कहा यहाँ पर आए हुए अभी आप यूँ समझिए कि महीना 1.5 महीना हुआ रहेगा। वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। मुझे उसकी बात तो समझी नहीं। मैंने कहा कि हाँ, अजीब लगता है। वो पूछने लगा कि क्या अजीब लगता है। मैंने कहा कि यही कोई रात में इतना यहाँ पे सुनसान एकदम सन्नाटा हो जाता है। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो रास्ते में ही मुझे ऐसा लगता है कि लोग रहते भी है यहाँ पर। ऐसा समझ में ही नहीं आता है, मानो एकदम जंगल जैसा लगता है कि बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ 8-9 बजे के बाद कोई दिखता ही नहीं। मैं कितनी बार रात में भी ऐसा जब भी आया हूँ तब मैंने पूरे रास्ते में किसी एक आदमी तक को नहीं देखा। रास्ते में सिर्फ कुत्ते दिखाई देते हैं। गाड़ी मोटर तो बहुत दूर की बात है, एक साइकिल भी नहीं दिखाई देती। वो मेरी ओर देखा, हंसने लगा और कहने लगा मैं ये अजीब की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि फिर आप क्या पूछ रहे हो। वो कहने लगा मेरे बोलने का मतलब ये है, कभी ऐसा लगा कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा हो। मैंने कहा ऐसा तो लगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी रात में चलता हूँ तो कान में ईयरफोन लगा लेता हूँ और उसमें गाने चलते रहते, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई पीछे देख रहा है या
कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे कभी इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं हुआ। वो कहने लगा, बहुत अच्छी बात है अगर एहसास नहीं हुआ तो। और उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि सुबह में तुम कितने बजे छूटते हो? मैंने कहा कि मैं 5 बजे तक छूटूंगा और 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगा कि कल रात में जब ऑफिस के लिए निकलो तब मुझे उसी जगह पर मिलना जहां आज मिले थे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैं काम पर चला गया और फिर पूरे रात की थकान के बाद मैं घर पर आकर सो गया। मेरे दिमाग से भी उतर गया कि आज रात में उस आदमी से मिलना था। मैं ऑफिस के लिए अपना निकला और आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो जगह भी जा चुकी थी जहां पर उस आदमी ने मुझे मिलने के लिए कहा था। मैं चुपचाप आगे बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरे पीछे से एक हॉर्न की जोर की आवाज़ हुई। मैं एकदम से डर के पीछे रुक कर देखने लगा तो पाया कि वही आदमी है। वो मुझे देखकर घूर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसा कि वो बहुत गुस्से में है। वो बाइक से उतरा, मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने बोला था ना कि आज भी मेरा इंतज़ार करना, फिर तुम अकेले क्यों आगे चले आए? मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं भूल गया था, इसी वजह से मैं आगे चला आया। मैं अभी अगली बार याद रखूँगा। वो कहने लगा, अगली बार याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने मुझे हाथ में एक धागा दिया और कहने लगा, इसे सीधे हाथ पर बांध लो। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो कहने लगा, जो भूत प्रेत तुम्हारा रोज़ाना पीछा करते हैं वो नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन यहाँ भूत प्रेत है ही कहाँ? उसने कहा, विश्वास नहीं होता? मैंने कहा, नहीं। मेरे बाईं ओर एक बड़ा सा पेड़ था, शायद वो इमली का पेड़ था। वो कहने लगा, इस पेड़ के ऊपर देखो। जब मैंने ऊपर देखा दोस्तों, तो एक अजीब सी मैंने औरत को पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और ऊपर मानो जैसा चिमगादड़ जैसा लटकी हुई थी और मुझे ही देख रही थी, जैसा अगले ही पल वो कूद कर मुझ पर हमला कर देगी और मुझे खा जाएगी। उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे और मैं पसीने में नहा चुका था। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पीछे बाइक पर बैठो और ये जल्दी हाथ पर बांधो। मैं उसके पीछे बाइक पर बैठा और हाथ में वो ताबीज़ जैसा धागा था उसे बांध लिया। फिर उसने मुझे अपनी ऑफिस के पास तक छोड़ा। कहने लगा, अब समझ में आया मैंने क्या कहा था कि कुछ अजीब लगता है? मैंने कहा, लेकिन आप कौन हो? वो कहने लगा, बस मैं लोगों की ऐसे ही सेवा करना जानता हूँ और मैं ये सेवा आज से नहीं बल्कि कई सालों से कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें एक और अजीब बात ये थी कि उस दिन के बाद में वो आदमी मुझे कहीं भी कभी भी दिखाई नहीं दिया। वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं उसका नाम तक नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक मैं वहाँ पर था तब तक मैं उस तावीज़ को बांधे रखा हुआ था। इनफैक्ट आज भी वो तावीज़ मेरे हाथ पर बंधी हुई है। आज तो हम लोगों ने उस जगह को छोड़ भी दिया और उसे छोड़कर भी हमें काफ़ी समय हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी रामू की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उज्जवल सिंह ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम उज्जवल सिंह है। मैं रांची के हेसल गांव में रहता था। ये बात 6 महीने पहले की है। हम 3 दोस्त रोज़ रात को पढ़ाई करते थे और उस रात भी पढ़ाई ही कर रहे थे। रात के कुछ 10 बज रहे थे और हम लोग पढ़ाई ख़त्म करके अपने रूम से बाहर निकले और अचानक से हम तीनों को कुछ खाने का मन किया। मैंने आपको अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। उनका नाम उज्जवल चौहान और कुणाल सिंह है। फिर हम तीनों ने सोचा कि यहीं आसपास में किसी होटल में जाकर खा लेते हैं। एक लाइन होटल है, वहाँ जाकर कुछ खा पी कर आते हैं। हम तीनों पैदल ही चल दिए। बात करते करते मैं अपने दोनों दोस्तों से थोड़ा आगे चल रहा था। आगे चलते चलते मुझे अचानक रोड के साइड में एक पेड़ के पीछे से कुछ काला सा दिखा, जैसा कोई खड़ा हो और हमें घूर रहा हो। मुझे लगा ये कोई मेरा वहम होगा और मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। मुझे क्या पता था, मेरा ये नज़रअंदाज करना हम तीनों को बहुत भारी पड़ने वाला था।
हम तीनों तो वहाँ से होटल तक सही से पहुँच गए और वहाँ हम तीनों ने चाय और कुछ खा पी भी लिया। और फिर जब वहाँ से चलने लगे तभी अचानक मुझे सिगरेट पीने की याद आई और मैंने कुणाल से कहा कि भाई मुझे अब सिगरेट चाहिए यार, कहीं से सिगरेट का बंदोबस्त हो जाएगा। तब उसने कहा कि यहाँ आगे एक छोटी सी दुकान है, वहाँ पर सिगरेट मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग ने सिगरेट लिया और पीते पीते चलने लगे। चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था और हम तीनों चलते जा रहे थे। तभी मेरे दोस्त उज्जवल चौहान ने कहा, पता है कुणाल, मुझे ना भूत और चुड़ैल ये सब पर यकीन नहीं है। तब कुणाल ने कहा, मुझे भी नहीं है। उस वक्त उन दोनों को नहीं पता था कि हम तीनों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी मैं बोला, देखो यार, चुप हो जाओ, ऐसी सब बातें रात के समय करना ठीक नहीं होता है। तभी ही अचानक से मैं जब उन लोगों को ये बात कह रहा था, मुझे उसी रास्ते के साइड में दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसा उसकी आंखों में आग जल रही हो। ये देखकर मैंने अपने दोस्तों को बोला, इधर आओ, वो इंसान परछाई है या कुछ और है, क्या तुम्हें दिख रही है? मेरे दोस्तों ने अपने फ़ोन की लाइट को ऑन किया और जैसे ही उधर लाइट मारा वहाँ कोई नहीं था और अचानक मुझे पीछे से किसी ने ज़ोर से धक्का मारा। मैंने तुरंत ही कुणाल से पूछा, अरे तूने धक्का मारा क्या? उसने बोला, नहीं, मैं क्यों मारूंगा। तभी किसी ने कुणाल को 2 थप्पड़ लगाए। ये आवाज़ हम तीनों ने सुनी। डर से हम तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। अब हम वहाँ से तीनों ही भागना शुरू करने वाले थे। उससे पहले ही उज्जवल चौहान को किसी काली ताकत ने थप्पड़ मारना स्टार्ट किया और मारता रहा। कम से कम 5-6 थप्पड़ उज्जवल को पड़ चुके थे। डर से उज्जवल ने तो पेशाब कर दिया था पैंट में। फिर मैंने ज़ोर से भगवान का नाम लेना चालू कर दिया और उज्जवल को हम दोनों ने बहुत मुश्किल से संभाला। फिर हम तीनों ने वहाँ से भागना ही ठीक समझा और भागते हुए अपने रूम में आ ही गए। भगवान का नाम तब भी हम जप ही रहे थे। हो सकता है कि उस बुरी शक्ति को ये लगा हो कि हमने उसका अपमान किया, इसीलिए उसने हमें अपने होने का एहसास करा दिया। हम बता नहीं सकते कि हम वो पूरी रात कितना ज़्यादा डर कर गुजारे थे। तो दोस्तों, ये थी उज्जवल सिंह की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आकाश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश है। मैं पंजाब के भटिंडा शहर का रहने वाला हूँ। ये बात नवंबर महीने की है। तब मैं नाइट शिफ्ट किया करता था। मेरी ड्यूटी FCI में लगी हुई थी, जो मेरे घर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। उस दिन मेरी ड्यूटी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर थी। तो मैं घर से 11:30 बजे अपनी बाइक लेकर निकल गया। जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और आगे आगे जैसा मैं बढ़ता जा रहा था, रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। शाम को 8 बजे के बाद उस रास्ते पर वैसे भी कोई इतना आता जाता नहीं था। मैं अपनी बाइक आराम से ही चला रहा था और आगे बढ़ रहा था। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ 5 या 6 किलोमीटर उस रास्ते को मैंने जब पार कर लिया तब मुझे अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से मैंने देखा कि झाड़ियों में से एक इंसान जैसा कुछ निकल कर बाहर आया है। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और वो आसमान पर चांद की तरफ देखकर जैसा मानो कुछ चिल्लाने लगा। एक बार को ऐसा लग रहा था जैसा कि वो सीटी बजा रहा है। मैंने उसको ओवरटेक किया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। फिर वो जब मुझे बाइक पर आगे जाता हुआ देखा तब वो मेरा पीछा करने लगा। मैं अपनी बाइक को पूरी तेज़ गति से भगा रहा था। तभी वो भागते भागते अचानक से मेरी बाइक के सामने आ गया और मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मैं एक पेड़ से जाकर टकराया।
जिसके बाद मेरी बाइक की तो हालत ख़राब हो गई और मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया था और मेरा सर चकराने लगा था, मानो अब कुछ ही देर में मैं बेहोश होने वाला था। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ पैर है और उस जेफ के आंखों की जगह कुछ सफ़ेद सफ़ेद टेप जैसा दिख रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं फिर बेहोश भी हो गया था। सुबह में जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, फिर ये बात मैंने अपने एक दोस्त के दादाजी को बताई। उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान था जहाँ आज एक छोटा सा रोड निकलता है और ज़रूर तुम्हारे पीछे उसी कब्रिस्तान की कोई बुरी आत्मा लग गई होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए, वरना वो आत्माएं जिसके भी पीछे एक बार लग जाती है उसे छोड़ती नहीं। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने वहाँ पर नाइट शिफ्ट छोड़ दिया और दिन की शिफ्ट करने लगा। आज भी मैं उस रास्ते पर जाने के लिए डरता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।